अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 8 फरवरी 2024 इलेक्शन का दिन, सिर्फ 2 माह और 13 दिन अब बाकी रह गए हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। सियासी जमातें, सियासी शख्सियात बदलते हुए हालात में रीपोजिशनिंग कर रही हैं। नए नए जो है वो सियासी माहौल इस वक्त, या इत्तेहाद हम जिसे कहें कि वो इस वक्त बनने जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और उफ्ताद जो है वो आन पड़ी है, जहां वो मुश्किलात में मजीद ज़्यादा जो है वो घिरती नज़र आ रही है। और उसे अब 20 रोज़ के अंदर, अब तो खैर और कम दिन रह गए हैं, उसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना लाजमी करार दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। बसूरत दीगर वो अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो जाएगी। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? कहा जा रहा है कि 2017 के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसकी मियाद जून 2021 में ख़त्म हो चुकी है और 2021 में 1 साल का ग्रेस पीरियड जो है वो कोविड-19 की वजह से दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन ना हुए। और जो हुए तो उनके जो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन में पेश किए गए, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जनाब वो गैर मुसद्दक़ा, गैर मुस्तनद और नामुकम्मल दस्तावेज़ात थे। लिहाजा पीटीआई को इस वक्त जो है 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना लाजमी है। इस पूरे मामले को हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं सेनेटर हुमायूं महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस पूरे मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आपने मुझे लिया। मुझे बहुत ज़्यादा इन डिटेल का नहीं मालूम, लेकिन मैं जनरली आपको बता देता हूँ। इस तरह हुआ था 2017 में हमारे इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद 2021 में होने थे, ऑब्वियसली कोविड की वजह नहीं थे। लेकिन 2022 के मेरे ख्याल में फरवरी या मार्च में फरवरी में मोस्ट प्रॉब्ली हमारे इलेक्शन हुए थे। उसकी वजह यह है कि मैं खुद उस इलेक्शंस में था। ये हमारे केपी हाउस में हुए थे, जो उधर थे। वहां पे हमारा इलेक्टोरल जो हमारे क्या कह सकते हैं बैंक है, वो सारे उधर आए हुए थे और 700-800 बंदा था। उन्होंने इस पे बाकायदा 2 पैनल्स बैठ हुए थे और एक पैनल जीता था, बाकायदा वोटिंग के लिहाज से जीता था। ठीक है। अब उसमें बात एक चीजें थी, मेरे ख्याल में 1-2 शायद टेक्निकल चीजें थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की हमने पहले अमेंडमेंट की थी और उसके बाद किया था, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कुछ एतराजात इस दफा उन्होंने बताया कि ये हमारे एतराजात हैं। अच्छा, अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन या नोटिस जो दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसमें उन्होंने इस इल्लीगैलिटी का कोई जिक्र नहीं किया। नंबर 3, हम पहले, आप देख रहे होंगे कि हम पिछले कम से कम 1-1.5 साल से या 2 साल से हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो झुकाव है वो समहाउ हमें बायस लग रहा है। और उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल जब ये जो फॉरेन फंडिंग की जो बातें हो रही थी, तो उसमें उन्होंने, अब इसमें पीपल्स पार्टी भी थी, जेयूआई भी थी, तहरीक इंसाफ भी थी, और बताया उन्होंने तहरीक इंसाफ को तो सारा कर रहे थे, बाकियों को वो बिल्कुल नहीं बुला रहे थे, बाकियों की चीजों को बिल्कुल नहीं किया। वो अभी तक उनके पास वो तो दूसरा मामला है सर, वो तो दूसरा मामला है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है, जो आपने भी अभी बात की कि पार्टी ने आईन में तरमीम की, और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इस हवाले से उनके सामने जो बड़ा मुतजाद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, गैर मुसद्दक़ा, गैर मुस्तनद और नामुकम्मल दस्तावेजात पेश किए गए, वो तो इस चीज़ को कह रहे हैं ना। अब ये बताइए कि 20 दिन के अंदर, एक तो मैं स्टेटस जानना चाहूँगा क्योंकि इसको चैलेंज करने की भी बात की गई, फिर दूसरा 20 दिन के अंदर किस हद तक मुमकिन है इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना, क्योंकि पार्टी क़यादत जो है वो जेल में है और सेकेंड थर्ड टियर जो है वो रूपोश है। ऐसे में क्या मुश्किलात होंगी पार्टी के लिए, और इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, मैं आपको, अगर आप मेरी बात पूरे सुन लेते ना, तो मैं बताता, उनका मेन मकसद हमारा यही था कि ये बायस तरीके से पीटीआई को लेकर चल रहे हैं। उनका मकसद ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2023 के ये जो इलेक्शन होना था, हो रहा है, उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली हिस्सा ही ना ले। हाँ, अब अगर हिस्सा लेते हैं तो उनसे जितना भी हम उनको स्ट्रिप कर सकते हैं या मुश्किल में डाल सकते हैं वो कर ले। तो उसके लिए बल्ले का निशान, ऑब्वियसली ज्यादातर लोग बल्ले के साथ पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एसोसिएट करते हैं, तो वो इस निशान को हटाना चाहते हैं। उसकी एक और वजह यह है
कि इन्होंने फैसला महफूज किया तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। अगर भाई अगर आप लोगों का इतना मसला था और ये चीज करनी थी, आपने 2.5 महीने क्यों वेट किया ये फैसला सुनाने में, वो भी 20 दिन पहले? आप हमें 2.5 महीने पहले कह देते, हमें सितंबर में उसी वक्त करके अगले दिन फैसला सुना देते कि यार तुम्हारे ये चीजें गलत है, आप लोग या तो दिसंबर से पहले पहले इलेक्शंस करा लो और या फिर या उसके बाद ये होगा कि हम आपको, तो हमारे पास 2-2.5 महीने होते हैं, हम उसमें काम करके कर लेते। अब उन्होंने हमें क्या 20 दिन, अबे खुद नोवेशंस नहीं करा सकते जिनका काम ही यही है और हमें कहते 20 दिन में करा दो। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस चीज की आती है। हम जब इलेक्शंस कराते हैं हम बेसिकली 2 पैनल्स लेते हैं, उन पैनल्स की बाकायदा हम वोटर लिस्ट निकालते हैं, उन वोटर लिस्ट को रजिस्टर करते हैं और उसके बाद इलेक्शंस होते हैं और प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुझे मालूम है वो सबसे पहले तो इस डिसीजन को चैलेंज कर रही है, ठीक है। लेकिन मेरा यह ख्याल है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके साथ जिस तरीके से पीएमएलएन में या पीपल्स पार्टी में या जेयूआई में इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस हम करा सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका यह है कि डॉक्टर हुमायूं खड़ा हो जाएगा, अनअपोज्ड खड़ा हो जाएगा, इसके सामने कोई और खड़ा ही नहीं होगा। अनअपोज्ड इलेक्ट हो गया, अनअपोज्ड इलेक्ट हो गया, अनअपोज्ड इलेक्ट हो गया, बात ही खत्म हो गई। अब हमारे तो आपकी पार्टी में क्या ये रुझान नहीं था? जो भी ओहदे हैं वो अनअपोज्ड और उसके विद इन द पार्टी, ये तो हम पाकिस्तान में कल्चर है इस तरह का, जितनी भी बड़ी सियासी जमातें वो ऐसे ही होता है। मैं आपको मिसाल दे देता हूं। मिसाल ये हुआ था कि हमारे 2 पैनल्स बने थे। अब आप ये देख लें उस 2 पैनल्स में से हमारा जो पैनल था, हम सैफुल्लाह नियाजी हम लोग जो पैनल था, हमारी सारी सीटें हम लोग जीते थे और जो जहांगीर तरीर का पैनल था वो सारी हार गई थी मां सिवाय एक के। वो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा वो लोग जीत गए थे, बाकी सारे वो हार गए थे। तो ये चीजें तो होती हैं। इस लिहाज से देखिए हमारे उसमें प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस होती हैं, ठीक है ना। फिर हमारे 2017 में 2021 में या 2017 में हमारा एक और फिर इसी तरह पैनल बना था। पहले उसमें जो अगेन सैफुल्लाह नियाजी वाला था, हम लोगों के पास एक भारी मैंडेट था, ठीक है। तो हमारा तो प्रॉपर तरीके से हमेशा ये तो विद इन द पार्टी सर, ये तो विद इन द पार्टी हुआ ना। लेकिन जो आईनी तरमीम आप लोगों ने की थी और ज़ाहिर के लीगल एक्सपर्टीज आप लोगों के पास भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं, तो उस वक्त इसके ऊपर गौर नहीं किया गया? 2018 में तो आपकी हुकूमत थी कि जनाब ये जो तरमीम की गई हैं और जो ऑब्जेक्शन रेज किए जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको वहीं पे एड्रेस किया जाए। इतना इंतजार किस बात का किया गया? एक सवाल ये होता है, इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी और पार्टी के कभी मैंने नहीं सुना कि उन्होंने उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में कोई ऑब्जेक्शन रेज किया हो। हालांकि वहां से तो एक ही फैमिली है, वो बिला मुकाबला हर दफा जीतती है। ये केड़े किस किस्म के इलेक्शंस हो रहे हैं? तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे एक बायसिज्म आ रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, अब मैं आपको बताता हूँ मूव फॉरवर्ड क्या है। मेरे लिहाज से तो इलेक्शन कमीशन को अपने इस नोटिफिकेशन को वापस लेना चाहिए। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से भी दिया हुआ है उसको मानो आन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते, ये हमारा राइट है कि हम इसको चैलेंज करें। नंबर 2, इन द मीनवाइल आई विल आल्सो थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरफ जाना चाहिए कि हम फॉर द टाइम बीइंग हम जिस तरीके से पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या जेयूआई में इलेक्शंस होते हैं कि अनअपोज सारे इलेक्ट हो गए, बात ही खत्म हो गई, उसमें कोई इलेक्शन के कोई बात नहीं है। वो तो आप 5 दिन के क्या आप 2 दिन में कर सकते हो। ये चीजें भी हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? देखिए आप मुझे कहना चाह रहे हो कि हम गलत काम कर ले, हम वो करना नहीं चाहते, लेकिन अगर मजबूरी तो कर देंगे। देखिए अगर मजबूरी हुई और हमने अपने बल्ले का निशान बचाना हुआ तो हम फिर शायद कर भी लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये करना चाहते नहीं है क्योंकि हमारे में और इन लोगों में जमीन आसमान। यानी अगर आप ऐसा करेंगे तो बहालते मजबूरी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं मेमन जो इस वक्त तर्जुमानी कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इंतहाई अहम, पेचीदा और नाजुक मामला, और यह मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। और बल्ले का निशान अगर उसने अपने पास रखना है तो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करना होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जरा रुख करेंगे नून लीग के कैंप का कि इंतखाबात को लेकर, इलेक्शन को लेकर वहां पर क्या इस वक्त तैयारियां जारी हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अब जरा रुख करेंगे मुस्लिम लीग नून के कैंप का, और सेनेटर अफनानुल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफनान साहब। वक्त कम, मुकाबला सख्त, 2 माह 13 दिन इस वक्त बाकी हैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में।
हमेशा हमने ये देखा कि सियासी जोड़ तोड़ जो है वो इलेक्शन के बाद होती थी हुकूमत बनाने के हवाले से, लेकिन इस मरतबा नून लीग की सियासत जो है वो कुछ डिफरेंट जाविये में है। इलेक्शन से पहले ही जोड़ तोड़ जारी है। मियाँ साहब का जो है बलूचिस्तान का दौरा फतह करके आए वहाँ पर और झंडे उन्होंने गाड़े। जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत दीगर पार्टियों से एक कोलिशन उनका बना। साथ ही साथ सिंध में भी जो है वो उनकी आमद मुतवक्का है और एक वसी पैमाने पर पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की तैयारी है। ये सारी चीज़ें तो इलेक्शन के बाद हुआ करती थी। इस मरतबा इतना बड़ा चेंज नून लीग की सियासत में क्यों देखा जा रहा है? क्या एक अपनी जो परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर मुश्किल हो रहा है नून लीग को? जो इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ का सिलसिला तो है वो हमेशा होता है, पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। और इसके अंदर जो है हर पार्टी की ये कोशिश होती है कि वो यहाँ तो खुद सिंपल मेजॉरिटी ले जाए या अपने चंद अलायंस के साथ मिलके जो है वो सिंपल मेजॉरिटी जो है वो अचीव कर ले, ताकि फिर वो जो आगे हुकूमत है वो मुस्तहकम तरीके से चला सके। तो उसी सिलसिले में जो है वो हम भी अपनी काविशें कर रहे हैं जिस तरह बाकी पार्टियां कर रही हैं। और उसी सिलसिले में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो बलूचिस्तान गए थे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो कराची जाएंगे। तो और इसके अलावा इसके अंदर मजीद कुछ रीड नहीं करना चाहिए हमें। हम आवाम से वोट जो है अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही मांगेंगे। और हमने जो कुछ 2013 से 18 में जो महंगाई का मामला था, जो डेवलपमेंट का मामला था, जो मोटरवेज का था, डैम का था, जो और बाकी सारे मामला थे, उनको सामने आवाम के रखेंगे कि कैसे हमें मुल्क मिला था, फिर हमने कैसे उसको ठीक किया। और लेकिन अफनान साहब सवाल तो उठेंगे ना जब आप बलूचिस्तान गए और जिन पार्टीज पे इल्ज़ाम आयद किया गया आपकी हुकूमत ख़त्म करने का और लुटाक्रेसी के ऊपर बात की गई, इलेक्टेबल्स के ऊपर उनके खिलाफ जो एक बड़ा बयानिया लेकर चले मियाँ साहब। अब अगर इब्तदाई तौर पर उन्हीं सियासी जमातों से जाकर मिला जा रहा है तो वो आपका जो नैरेटिव था वो कहाँ गया? नहीं, देखिए जो लोटाक्रेसी होती है वो तो लोटा वो होता है जो कि किसी और पार्टी से इलेक्ट हो और किसी और पार्टी को जाके वोट डाल दे। अभी तो कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं ना, अभी तो प्री इलेक्शन चल रहा है मामला। तो इसके अंदर जो लोटाक्रेसी वाली बात है वो तो फिट नहीं होती। ये ज़रूर है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारे बड़े इख्तलाफात रहे हैं माजी में, जो है उनको जो है हमने अकोमोडेट किया है। तो वो अगर हमारी पार्टी की जो सोच है और जो हमारा जो प्लान है, अगर उसके ऊपर कोई अलाइन हो जाता है और वो आना चाहता है तो ज़ाहिर है फिर हम एक सियासी जमात है, हम ये तो नहीं कर सकते कि हम कहेंगे हम इसको नहीं ले रहे या इसको नहीं ले रहे। लेकिन सर मुझे फिर हैरत इस बात पे है ना कि जो आपकी क़यादत ने लोटाक्रेसी की डेफिनेशन जो है वो कौम को बताई थी और ये कहा गया था कि लोटों की जगह जो है वो बाथरूम में है, किचन में नहीं है, उनको कहीं और नहीं रखा जाता है, ड्राइंग रूम में नहीं रखा जाता। तो ये या तो वो डेफिनेशन उन्होंने गलत बताई थी या फिर अभी वो तसी कर सकते हैं जैसे कि आप फरमा रहे हैं। जो हमने बताई थी वो भी यही थी। लोटा तो हो ही नहीं सकता ना अभी। लोटा तो तब होगा जब वो किसी और पार्टी से इलेक्ट होकर किसी और पार्टी को वोट डाले, तो वो वाली डेफिनेशन तो अप्लाई होती ही नहीं जो आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर। जो और इत्तेहादी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करना, कोई भी पार्टी इसके साथ इत्तेहाद करना, वो तो सवाबदीद है हर किसी जमहूरी जमात की। बहुत सारी ऐसी जमातें जिनके साथ और पार्टियों ने भी चाहा कि उनका लाख हो जाए मगर नहीं हो सका, हमारा हो गया। तो वो तो ये तो सियासत से पहले चलता है। इसके अंदर इसको लोटाक्रेसी के तहत देखना तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। अब बात की जा रही है, एक तरफ जो है वो सिंपल मेजॉरिटी की बात की जा रही है, एक तरफ जो है वो नून लीग सादा अक्सरियत की बात कर रही है और दूसरी तरफ मखलूत हुकूमत की भी बात की जा रही है। तो क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि हम जो एक रियल अप्रोच है जमहूरी निज़ाम की, जमहूरियत पसंदी की, जो जीते इलेक्शन वो अपनी हुकूमत बनाए? क्यों हम इस तरफ जा रहे हैं? बातें हो रही हैं कि जनाब एक सियासी और कौमी हुकूमत और मखलूत हुकूमत, ये 16 माह का तजर्बा कौम ने जो भुगता है मखलूत हुकूमत का, आप समझते हैं कि बड़ा काबिल फख्र है ये? देखिए बात 16 माह वाला मामला था वो तो अगर 2018 के इलेक्शन को रिग ना किया जाता तो शायद ये 16 माह की हुकूमत भी ना होती, बल्कि शायद पीटीआई की हुकूमत ही ना होती और आज हम ये बात ही ना कर रहे होते। तो हम लोग जो है वो तो ये समझते हैं कि जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अगर सिंपल मेजॉरिटी हो हमारी तो वो ज़्यादा बेहतर है मुल्क के लिए भी और हम भी अपना एजेंडा पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। लेकिन ज़ाहिर है आपको सियासत के अंदर तमाम जो है वो मामलात को साथ लेके चलना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी चीज़ को कम्प्लीटली डिस्काउंट कर दें। तो उस सूरत में अगर हमें कोई लड़ी तो फिर हम कोalition बनाने के लिए जो है वो ग्राउंड वर्क
कभी से ही करेंगे तो बाद में हो सकेगा, उसी के ऊपर हम काम कर। और मुख्तलिफ एस्टिमेट्स आ रहे हैं, कोई एस्टिमेट ये कहता है कि हम सिंपल मेजोरिटी ले जाएंगे, कुछ एस्टिमेट ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि शायद हम ना ले सकें। तो यार हमें इन तमाम चीज़ों को सामने रख के ही अपनी तैयारी करनी। अच्छा, लेकिन जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इत्तेहादी हुकूमत जो है, उसमें सियासी मफादात का टकराव होता है, बहुत आसान नहीं होता है चलाना। और जैसे कि आपने 16 महीने की हुकूमत चलाई, लेकिन आज पीपल्स पार्टी से अगर बात करें, हिसाब मांगे 16 महीने की महंगाई का, तो वो सीधे बात कर देते हैं जनाब फाइनेंस मिनिस्ट्री नून लीग के पास थी। तो ये तो ब्लेम गेम, फिर क्या आप हासिल कर लेंगे मखलूत हुकूमत से, और कितना देरपा वो होगी? नहीं देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल मामला है ना कि मखलूत हुकूमत होने में कोई बुराई नहीं है। मखलूत हुकूमत जो है वो 2013 से 18 की भी थी, जिसमें हमारे पास इत्तेहादी जो थी, हालांकि हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी थी, फिर भी हमने इत्तेहादियों को साथ मिलाया ताकि एक मजबूत हुकूमत जो है वो कायम की जा सके। तो मतलब कि इत्तेहादी जमातों को साथ जो है लेके चलने में कोई बुराई नहीं है। मसला ये तब होता है कि जब आपके मुल्क के अंदर एक बंदा जो है वो रोज़ाना मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करे, मुल्क को डिफॉल्ट कराने की कोशिश करे, मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी को परवान चढ़ाए, तो ज़ाहिर है फिर उसका इम्पैक्ट तो कोई भी हुकूमत होगी उसके ऊपर आएगा ही। वही जो है 16 माह में दौरान जो है तमाशे लगे रहे हैं, बल्कि पिछले 5 साल यही तमाशे लगे रहे। अफनान साहब, बात यह कि मखलूत हुकूमत में तमाम सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो काउंट की जाती है। अगर आपने ट्रूली करना है तो आप आगे चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें कहीं फिट इन देख रहे हैं? ये जो मखलूत हुकूमत की है, इत्तेहादी हुकूमत की बात की जा रही है, बाज़गश्त है? देखें, पीटीआई हो या कोई भी जमात हो, जो आवाम से अगर वोट लेके आके असम्बलियों में आ जाए तो ज़ाहिर है उनके साथ आपने डीलिंग तो करनी होती है। अगर आप उनको इत्तेहादी हुकूमत में नहीं लेके आएंगे, कोलिशन गवर्नमेंट में, तो वो अपोजिशन में तो ज़रूर होंगे। तो ज़ाहिर है उनके साथ आपने एक वर्किंग रिलेशनशिप तो रखना होता है। तो ये सारा कुछ डिपेंडेंट होता है। इलेक्शन के रिजल्ट जब आ जाए, जो लोग जीते हैं, उसके बाद ही ये ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर अफनानुल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबात से पहले गहमा गहमी है उसके ऊपर वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, पार्टी हिकमत अमली जो है वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे हम इस वक्त मौजूदा हालात में जो एक अफसरदगी का आलम है, एक जो डिप्रेशन का शिकार है यूथ, और बिलखुसूस मैं कराची के हवाले से बात करूँगा जहाँ पर ख़ुदकुशियों का रुझान काफ़ी बढ़ गया। कुछ नंबर्स हैं इंतहाई तशवीशनाक हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची में रवा बरस 179 अफराद ने ख़ुदकुशी की, ज़िंदगी का ख़ात्मा किया, और बेशतर ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुए। क्या वजह है? ये महंगाई, बेरोज़गारी और घरेलू नाचाकी, मोहब्बत में नाकामी, और इन सब से ये राह फ़रार की कोशिश जो कि ख़ुदकुशी नज़र आती है। और साथ ही साथ एक स्टडी जो है वो ये भी कह रही है कि मोबाइल फ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल भी आपकी ज़हनी सेहत को ख़राब कर रहा है, और अल्टीमेट रिज़ल्ट जो है उसका यहाँ पे आके निकलता है। इस सिलसिले में एक स्टडी भी हुई है, और उस स्टडी जो है वो क्या कहती है, क्योंकि बहुत उसमें हैरतअंगेज़ इंकिशाफात सामने आए हैं। डॉक्टर आमना अलाउद्दीन इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर नफ्सियात हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उस रिपोर्ट के हवाले से वो क्या कहती हैं? अगर हम हर सुसाइड केस को एक एक करके देखें तो हर किसी के रीजंस अलग आते हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन से रीजन ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे डोमेस्टिक रीजंस, सोशल प्रेशर, बिलोंगिंग के रीज़न, लोनलीनेस, पैसे ना होना, जॉब्स ना होना, अपॉर्चुनिटीज़ ना होना, और सबसे एक और बड़ी बात कि हमारे बच्चों के पास कोपिंग के लिए कोई जगह ही नहीं है जहां डिस्ट्रैक्शन यूज़ की जाए। अभी आपने अपनी रिसर्च में से बताया कि फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से भी बच्चे इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि और कोई चीज़ें ही नहीं है हमारे पास जिनमें हम अपने बच्चों को लगा दें। जैसे स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जैसे पेंटिंग क्लासेस, कोई क्लासेस अपॉर्चुनिटीज़ स्कूल में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी। हम सिर्फ तालीम को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं कि हम बाकी सारी चीज़ें उस तालीम को मैनेज करने के लिए, और उस तालीम का प्रेशर, बिल्कुल उस तालीम के प्रेशर को हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई कोपिंग नहीं है। तो हम सिर्फ वो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, पर हम उसके खिलाफ कुछ भी खड़ा नहीं कर रहे। एक चीज़
दूसरी जो मुझे लगता है, रेशियो कभी भी देखना हो किसी चीज़ का या देखना हो कि उसका क्या इम्पैक्ट है, तो आपको देखना होता है कौन सी उम्र में किया जा रहा है। अगर हम उम्र को फोकस करें तो ये यंग अडल्ट हैं। यंग अडल्ट की एज क्या होती है? 20 से लेके 30 के बीच में। 30 तो फिर भी लेट में चले जाता है, लेकिन ये बच्चे हैं 18 साल से लेके 25-28 साल तक के। इनके क्या मसाइल है? क्योंकि ये तो वो उम्र है ना जहां पर आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है, लेकिन बहुत सारा प्रेशर आ रहा है। प्रेशर बहुत है। ये प्रेशर किस किस चीज का है? पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का, जो कि किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है। हमें लगता है कि ये अल्फाज चेंज हो गए, ये अल्फाज चेंज हुए हैं, लेकिन ये प्रेशर अभी भी उसी तरीके का है, वही कायम है। एक ये, फिर उसके बाद इतने लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल है। हर साल तकरीबन 40 लाख लोग जो हैं वो जॉब मार्केट में आते हैं और उसमें से सिर्फ 4 या 5% जो उनको जॉब मिलती है। यस। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम डिग्री हासिल करते करते इतना गिर चुके होते हैं अपनी सेल्फ स्टीम में, अपनी सेल्फ वर्थ में, कि हम कुछ कर सकते हैं। जैसे हम मार्केट में आते हैं तो मुकाबले के लिए जगह ही नहीं है, लोग के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। फिर वहाँ से क्या शुरू होता है? तुम ये नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं होते, घर की जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो सकती। जो स्टार ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ भी होते हैं, जब वो मार्केट में आते हैं और देखते हैं कि हमें जॉब ही नहीं मिली, तो अपनी वर्थ पे क्वेश्चन इतना ज़्यादा आ जाता है कि आप अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ मैं एक चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करूँगी जो हमारे यंग अडल्ट में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, वो है किसी भी तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल। ये रीसेंट रिसर्चेस में इतना ज्यादा पीक पे है। देखिए इनफैक्ट ड्रग्स जो है वो भी तो राह फरार है ना, वो तो जब आप डिस्ट्रैक्शन का तरीका है। एग्जैक्टली, जब आप वहां से कोई आपके पास एक नहीं है, किसी चीज से आप निकल नहीं सकते, तो फिर ड्रग्स का सहारा है और अल्टीमेटली फिर वहां पे मौत। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। आपने ड्रग यूज किया, आपने हाई देख लिया, आपका वक्त गुजर गया, फिर आपने वो साइकिल रिपीट कर दी। तो हम असल में प्रेशर को डील नहीं कर रहे हैं, उसको और डब्बे में डाल रहे हैं। और एक दिन अगर वो ड्रग मौजूद नहीं है या कोई और मसाइल है तो वो फट जाता है। और फिर आप क्या करते हैं? मोबाइल फोन का इस्तेमाल, जरा इसके ऊपर आ जाएं, क्योंकि रिसेंटली कराची में एक ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल से किसी दूसरे शहर का एक ऑनलाइन कैब ड्राइवर था, उसने एक सवारी ली, कराची लेकर आया, और फिर कराची से एक सवारी को वापस लेके दूसरे शहर जाना था, मेरे ख्याल से हैदराबाद वगैरह था, ऐसी कुछ था। लेकिन यहाँ पे उसको जो सवारी मिली वो इतना एडिक्ट था वीडियो गेम का कि उसने उसका मर्डर कर दिया। और बाद में ये बता दिया कि जनाब मुझे लगा ही नहीं कि मैं मर्डर कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे टास्क दिया गया है उस गेम के अंदर वो यही था कि किसी टैक्सी ड्राइवर को बैठ के उसको कत्ल करना है और उसके बाद उसकी गाड़ी को लेकर चलना है। तो जब उसके घर वालों का उससे राब्ता नहीं हुआ, उन्होंने ट्रैकर से ब्लॉक कर दी वो गाड़ी, और बाद में पता चला ये इन्फ्लुएंस मोबाइल का था। देखिए ये इन्फ्लुएंस मोबाइल का नहीं, ये इन्फ्लुएंस उन एप्स का है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ब्रेन रीप्रोग्रामिंग होती है। इसको हम कहते हैं सबलिमिनल मैसेज। हम टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, एक कार्टून है जो बचपन से देखते आ रहे थे। अब हम साइकोलॉजी के थ्रू जब उनकी रिसर्चेस करते हैं तो हमें पता चलता है उसके अंदर के कुछ सबलिमिनल मैसेज है जो आपका ब्रेन रिवायर करता है अपने आप को। इसीलिए कहते हैं बच्चों को देख के चीजें दिखाएं या ना दिखाएं। ये जितनी आजकल गेम्स आ गई हैं जिसमें वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, इसके अंदर ये वॉयलेंस और अग्रेशन तो एक अलग चीज है, इसके अंदर एक इंटरनल मैसेजेस होते हैं जो आपका ब्रेन पिकअप करता है। इसीलिए वो ये बात कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो लग रहा था मुझे एक टास्क दिया गया और मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। ये इतना इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैं मोबाइल को कम, मैं इन ऐप्स को जो हमारे पास एक्सेसिबल हैं, मैं उनको ज्यादा ब्लेम करूंगी कि उनके ऊपर अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हो, एज रिस्ट्रिक्शंस हो, टाइम रिस्ट्रिक्शंस हो, किस लेवल के ऊपर हो, फिर तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट के लेवल पे हो, गवर्नमेंट के लेवल पे, क्योंकि ये पेरेंट्स नहीं कर सकते। आप पेरेंट्स रोकेंगे तो वो स्कूल में कर लेंगे, स्कूल में रोकेंगे तो आप दोस्तों के साथ कर लेंगे। तो ये गवर्नमेंटल लेवल पे हो कि हमें पता हो कि इस एक्सेस इस उम्र के बच्चे के फोन सकता, या फिर ये इतने ज्यादा पेड हो कि हमें इतने पैसे देने पड़े कि हम 10 दफा सोचें कि हम ये पे कर रहे हैं तो हमें इतना मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एक तो बच्चे जो हैं वो वक्त से पहले बालिग हो गए मोबाइल की वजह से, और खुद मुख्तार हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हमारी चॉइस है, हमें पता है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेट इनका जो एक एंड है, इख्तिताम आता है ना, वो ये आता है, बिल्कुल इख्तिताम ये आता है। अच्छा, फिर ये भी मुझे बताइए कि क्या आपकी जो रिपोर्ट कहती है, आपके एनालिसिस कहते हैं जो यंगस्टर्स हैं उसमें और ओवरऑल मर्दों के जो रेशियो है और ख़वातीन का रेशियो है वो क्या है? तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। अगर आप, ये दो तरीके होते हैं, एक होती है अटेम्प्टेड सुसाइड, एक होती है कमिटेड सुसाइड। ठीक है, अटेम्प्टेड सुसाइड का मतलब होता है सुसाइड अटेम्प्ट की गई है, पूरी नहीं हुई है, आप बच गए हैं। कमिटेड सुसाइड का मतलब होता है कि आपने अटेम्प्ट किया और देन यू पास्ड अवे ऑल्सो, आपकी वो पूरी भी हो गई है। जब आप कमिटेड की बात करते हैं तो हम मर्दों की फीसद देखते हैं 80,
80% आती है, 82% इज द रिसर्च कमिटेड। मतलब यूं कह लें कि उन्होंने कहा कि खुदकुशी करनी है, लटका लिया, फायर कर लिया, मार लिया, कुछ भी उन्होंने कर लिया, कर गुजरे। ऑफ किलिंग है, जितने डायरेक्ट वे ऑफ किलिंग है जिसमें बचने के चांसेस ही नहीं है, वो मर्दों की तरफ है, जो 80 से 82% तक है। जहां औरतों की बात आती है वो अटेम्प्टेड ज्यादा है। अटेम्प्टेड 67% औरतें करती हैं, पर ये वो तरीके होते हैं जो कि डायरेक्ट किलिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ओवरडोज कर ली पिल्स के ऊपर, कुछ और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो कर लिए तो अटेम्प्टेड है, वो बच जाते हैं। तो अगर आप पूछें कि किसमें ज्यादा है, रेशो हमारे यहाँ मर्दों का ज्यादा है, और ब्रूटल तरीके भी मर्दों के हैं, ब्रूटल और डायरेक्ट तरीके। और कभी ये स्टडी किया कि मर्दों में क्या शादीशुदा ज्यादा है या गैर शादीशुदा ज्यादा है? ये क्या कहती है आपकी? अच्छा, ये रिलेशनशिप का बीच में कंपोनेंट बहुत ट्रिकी है इसके बीच में, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है मैरिज, फिर पसंद की मैरिज, वो मैरिजेस जो कामयाब हैं, वो मैरिजेस में बच्चे हैं नहीं है, क्योंकि आजकल अब ये भी देखा जा रहा है वो मैरिजेस जिसमें बच्चे हैं और प्रेशर है बहुत ज्यादा सोसाइटी का, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगेन बात आ जाती है ना इनकम से जुड़ी हुई। आप अकेले हैं, आप संभाल लेंगे, आपके पास एक बीवी है, आप संभाल लेंगे, आपके पास बच्चों की जिम्मेदारी है, यहाँ संभालना मुश्किल हो जाता है। सो अगर फिर वही वाली बात है, एक एक केस को हमें डिग इन करना पड़ेगा देखने के लिए कि कोई केस एक दूसरे केस से कितना मुख्तलिफ है, वेरी करता है, बहुत ज्यादा वेरी करता है, बहुत ज्यादा वेरी करता है। है। लेकिन अल्टीमेटली मर्दों में ये ज्यादा क्यों है, इसकी एक अंडरलाइनिंग जो हम थेरेपिस्ट फिगर आउट कर सकें वो ये है कि उनमें गुफ्तगू लोगों के बीच में कम होती है। औरतें फिर भी अपनी बात एक दूसरे से शेयर करके कहीं ना कहीं निकाल लेती हैं, चाहे वो बच्चों पे हो या फिर आपस में हो। मर्द हजरात हमारे यहाँ अभी भी बात नहीं कर पाते उन चीजों के बारे में। हमारे पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहां हम एक्सेप्ट कर सकें कि हमारे मर्दों सोशल टैबूज होते हैं ना, बहुत सारे सोशल टैबूज होते हैं। तो आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली में अगर लोग डिस्कस करें एक दूसरे से, क्योंकि कहते हैं ना कि अपना गम शेयर करने से, किसी को बताने से काफी कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो आपके पास फिर दिन शुरू करने के लिए स्पेस होती है। लेकिन अगर आप वो कंटेनर खाली नहीं करेंगे तो आप सुबह उसी कंटेनर के साथ उठेंगे और एक दिन वो भर जाएगा। हमारे यहाँ का मसला है, क्योंकि कहा जाता है जापान में जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा रेशो है, उनके क्या मसाइल वहाँ पे? तो इतना नहीं, ये सिर्फ हमारे यहाँ का मसला नहीं है। ये तो अगर हम अलग कंट्रीज के भी बारे में, डेवलप्ड कंट्रीज हैं और बड़ी रिच हैं, अल्ट्रा रिच, ये सारे वहाँ पे क्या हो रहा है? फैमिली सिस्टम कटता जा रहा है। तो फैमिली सिस्टम करता जा रहा है तो हम अल्टीमेटली कहां पर आ रहे हैं? लोनलीनेस की जगह पे। अल्टीमेटली कहां आ रहे हैं? हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। सो अगर आप बात करें वो कंट्रीज जो इकोनॉमिकली बहुत हाई हैं, देन आप उनके ग्राउंड्स में चले जाएं, उनकी रिलेशनशिप्स खराब है, उनमें मैरिज का कॉन्सेप्ट खराब हो गया, मैरिज का इंस्टीट्यूट ही खराब हो गया, लिविंग रिलेशनशिप ज्यादा बढ़ गए, बच्चे ज्यादा नहीं है। तो वो जो फुलफिलमेंट पैसे के अलावा चाहिए होती है उन कंट्रीज में वो नहीं है, और हमारी कंट्री में तो पैसे भी नहीं है और वो फुलफिलमेंट भी नहीं है। तो हम तो डबल द डैमेज कॉज कर रहे हैं राइट नाउ। अब इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है इस मुझे लगता है, और आप इन सब की बेस में चले जाएं तो ये सब वो लोग भी हैं जिनमें इनिशियली हेल्थ कंसर्न्स देखते हैं लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है ऐसे ही है, कोई बात नहीं। ठीक, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमना अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जिस तरह की जिस्मानी बीमारियां होती हैं उसी तरह से जहनी बीमारियां भी होती हैं, उनका इलाज होता है और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को हमारे यहाँ सोशल टैबूज जो है वो माना जाता है, और फिर जब आपके पास कोई ज़रिया नहीं होता अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने का तो फिर इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन वो दर्जा होता है मायूसी का कि जिसमें इंसान को अपनी जिंदगी जो है वो मौत से बदतर नजर आने लगती है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस नहज से, इस चीज़ से बचाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।